Hello friends, welcome to the channel Study of Commerce. Today we discuss next part of Introduction to Accounting. So let's start now. So this is the second part of Introduction to Accounting. In this video we will discuss basic accounting terms which we use in accounting. If you are not seeing the first part of Introduction to Accounting, please go to my channel. First you see the first part of Introduction to Accounting, then you will see the second part of Introduction to Accounting, which is basic accounting terms. Okay, so let's start today's session. So the first topic is entity. Entity is something that has a real existence, means एक ऐसी चीज जिसकी कोई real existence होती है. An entity is an organization established through laws or accounting principles that separates it from its owners, other organizations and individuals. ठीक है, तो entity एक organization होती है जिसको establish किया जाता है laws के थ्रू, accounting principles के थ्रू, और ये ओनर से एक separate thing होती है. ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स और ओनर से ये एक सेपरेट चीज़ होती है, एक अलग चीज़ होती है हमारी एंटिटी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन. एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस इवेंट हैविंग अ मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस. मीन्स अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, वो मॉनेटरी इम्पैक्ट देते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. ठीक है, मनी के बेस पे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस में. इट इज़ रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस. सो ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेट्स. एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. एसेट्स हमारे बिजनेस में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, मीन्स हमारे बिजनेस की वो सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, वो सब एसेट्स कहलाती हैं. एन एसेट इज़ एनीथिंग ऑफ अ मॉनेटरी वैल्यू ओन्ड बाई अ पर्सन और बिजनेस. मीन्स एसेट्स एक ऐसी चीज़ होती है बिजनेस में जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है और बिजनेस में एक पर्सन इसको ओन करता है जो कि ओनर होता है बिजनेस का. नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी. लायबिलिटीज़ आर जस्ट अपोजिट्स ऑफ एसेट्स. लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर. मीन्स लायबिलिटीज़ हमारी एक ऑब्लिगेशंस होती हैं, एक डेब्ट होता है बिजनेस में जो कि हमें फ्यूचर में पे करना ही होता है. ठीक है, बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और द अदर एंड टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. तो चाहे वो बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, हमें ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें बोरो करना पड़ता है मनी बाहर से. ठीक है, हमें कभी ना कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है, तो हम लोन लेते ही हैं. तो लोन्स वगैरह हमारे लायबिलिटीज़ में ही आते हैं. लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा दायित्व तो बन जाता है कि अगर हम उन्हें ले रहे हैं तो हमें उन्हें फ्यूचर में पे करना ही है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी एसेट्स कितनी टाइप्स की होती हैं. अभी मैंने आपको बताया कि एसेट्स हमारे बिजनेस में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं. कैश भी हमारी एसेट्स ही होती है, क्योंकि कैश भी अगर हमारे पास होता है तो वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स बिजनेस में देता है. ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करें तो वैसे तो कई टाइप्स होती हैं एसेट्स की, लेकिन मेनली हमारी 4 टाइप्स की एसेट्स होती हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपका करेंट एसेट्स, सेकेंड है फिक्स्ड एसेट्स, थर्ड है आपका टेंजिबल एसेट्स एंड फोर्थ है आपका इंटेंजिबल एसेट्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट एसेट्स की. करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं बिजनेस में जिन्हें हम विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें जिन्हें हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, ये सब हम विद इन अ ईयर
कोई भी बिल्स है अगर वो हमें रिसीव हुए हैं तो उसे हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैश भी हमारी करंट एसेट्स में ही आती है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिसे हम बिज़नेस में 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं वो सारी करंट एसेट्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसी एसेट्स जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं बिजनेस में, जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते और ना ही हम इन्हें खरीदते हैं बेचने के पर्पज़ से, ठीक है। वो सारी एसेट्स जिन्हें हम यूज़ करने के पर्पज़ से खरीदते हैं, ना कि उन्हें रीसेल करने के पर्पज़ से, वो सब फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गया, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, जो मोर देन 1 ईयर हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है आपकी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं बिजनेस की जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो सारी एसेट्स टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, ये सारी चीज़ें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होती है। तो ये सारी एसेट्स हमारी टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। ये जस्ट अपोजिट होती है टेंजिबल एसेट्स की। मीन्स ऐसी सारी एसेट्स बिजनेस में जो कि हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हाँ, बट उनकी मनी वैल्यू है, उन्हें हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही ना करते, हम उसे इग्नोर करते, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो सारी एसेट्स होती है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उनकी मनी वैल्यू होती है, ठीक है, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। वो सारी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल। अब किसी भी बिजनेस की गुडविल है, क्या हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम महसूस भी कर सकते हैं कि हाँ, इस बिजनेसमैन की गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़: करेंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की। इसके नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। ऐसी लायबिलिटीज़ जिन्हें हमें शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर पे करना होता है, 1 साल के अंदर हमें इन्हें पे करना होता है, वो सारी लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इसके भी नाम से ही क्लियर है, ऐसी लायबिलिटीज़ जिन्हें हमें लॉन्ग टर्म में पे करना होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, वो सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। इनकी कंडीशन नहीं होती कि इन्हें 1 साल के अंदर ही पे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी आपकी, कंटिंजेंट का मतलब ही होता है आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक होती है। मीन्स ऐसी लायबिलिटीज जो कि अनसर्टेन होती हैं। देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट रिकॉर्डिंग सच अ लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि ये बिजनेस में होगी ही, ठीक है। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी और अ पोटेंशियल लॉस दैट मे अकर इन द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है। मीन्स ये लायबिलिटीज एक स्पेसिफिक इवेंट के आउटकम पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, सच एज पोटेंशियल लॉस, सूट्स, प्रोडक्ट वारंटीज एंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस, पेंडिंग डिस्प्यूट्स एटसेट्रा। मीन्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, ऐसी बिजनेस की लायबिलिटीज जो कि अनसर्टेन है, जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये बिजनेस में होंगी ही, वो सब आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अचानक आप उसमें जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, ठीक है, दोनों कंडीशंस हैं। तो ऐसी सारी लायबिलिटीज जो कि अनसर्टेन है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वो सब आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है आपका कैपिटल। कैपिटल जिसे हम हिंदी में पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी हम उसमें पूंजी लगाते हैं वही हमारी कैपिटल कहलाती है, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म
इज़ नोन एज कैपिटल। तो जो भी अमाउंट फर्म में ओनर इन्वेस्ट करता है वो सब आपकी कैपिटल कहलाती है। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड अ क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस में कैश भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी प्रोप्राइटर कैश भी अपने बिजनेस में लगाता है और एसेट्स भी लगाता है। ठीक है, तो दोनों आपकी कैपिटल में आती है। इट इज़ देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसीलिए हम कैपिटल को जो है लायबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका सेल्स। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स हिंदी में आप जानते ही हैं कि बेचने को ही हम सेल्स कहते हैं। तो सेल्स हमारी टोटल रेवेन्यूज होती हैं गुड्स और सर्विसेज से जो हमें मिलती हैं, जिसको हम बेचते हैं। ठीक है, ये कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो इनसे हमें रेवेन्यूज मिलती हैं। तो सेल्स हम कैश में भी करते हैं और क्रेडिट में भी करते हैं, मीन्स हम उधार में भी बेचते हैं और तुरंत पैसे लेकर के भी कुछ भी बेचते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका रेवेन्यूज। रेवेन्यू इज अ फॉर्म ऑफ इनकम दैट इज अर्नड बाय द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मीन्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें गुड्स है या सर्विसेज हैं जो भी हम सेल करते हैं, उसके बाद जो हमें पैसे मिलते हैं, जो कैश हमें मिलता है आफ्टर सेलिंग, वही हमारे बिजनेस की रेवेन्यू कहलाती है। ठीक है, बेसिकली रेवेन्यू इज़ द इनकम दैट अ बिजनेस हैज़ फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उनको करने पे जो कैश मिलता है, जो कैश रिसीव होता है, वही हमारा रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट टर्म है आपका एक्सपेंसेस। Expenses, money spent or cost used in business for the process of production and for purpose of generate revenue in business are known as expense। ठीक है, तो वो सारे खर्चे जो हम करते हैं अपने बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। या फिर हम प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्चे कर रहे हैं वो सब हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मीन्स हमारे डेली रेगुलर नेचर की जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब एक्सपेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट हो गया आपका, सैलरी, कमीशन पेड, एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर। फंड्स यूज्ड बाय अ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशन टू अटेन न्यू एसेट्स, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वंस और रिड्यूस अ लायबिलिटी आर नोन एज एक्सपेंडिचर। मीन्स बिजनेस की वो सारी फंड्स जो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में या कॉरपोरेशन में, नई एसेट्स परचेज करने के लिए या फिर पुरानी एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, या फिर अपनी कोई लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए, वो सारे फंड्स एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। such as purchase of goods, purchase of machinery, purchase of furniture, etc. If the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as expense, also called as revenue expenditure. Means ऐसे expenditure जिनका benefit हमें business में एक साल के अंदर में मिल जाता है, उन्हें हम expenses भी बोलते हैं और revenue expenditure भी बोलते हैं। On the other hand, the benefit of an expenditure lasts for more than a year. It is treated as an assets, also called capital expenditure, such as purchase of machinery, furniture, etc. Means ऐसे expenditure जो हमें more than a year मीन्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम एसेट्स भी बोलते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, एट्सेट्रा। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि मशीनरी, फर्नीचर ये सब आपके फिक्स टर्म एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इन पे हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो बेसिकली आपके एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको विथ इन अ ईयर बिजनेस में बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं,
और ये आपके रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेगुलर नेचर के होते हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं और ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, मीन्स ये रेगुलर नेचर के नहीं होते, इन्हें हम बार बार नहीं करते बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, मीन्स रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस माइनस करते हैं तो जो अमाउंट निकल के आता है वो प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारे बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा तभी हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स, इट्स द अमाउंट ऑफ इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर all the necessary expenses are subtracted from the revenue of the business। तो सिंपल सी बात यही कहना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू में से हम अपने सारे एक्सपेंसेस जब माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट निकल के आता है वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका लॉस। लॉस इज नोन एज अ रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री फॉर लेस देन द अमाउंट शोन इन द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो लॉस का मतलब सिंपली इतना सा है कि जब हम अपनी जो एसेट्स है उसको बेच रहे हैं, जितने की हमने उसे ख़रीदा था उससे कम प्राइस में जब हम बेच रहे हैं कंपनी में, तो वो हमारे लिए लॉस कहलाता है। और लॉस एक केस में और होता है जब हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है, मीन्स हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम हो जाता है, मीन्स एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू जब हमें करना पड़ता है तो जो अमाउंट आता है वो हमारा लॉस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो है एक्सपेंस 20,000 है और रेवेन्यू 15,000 है, तो 5,000 का हमें लॉस हो रहा है। सो द नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन्स जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो जो उसकी प्राइस होती है उसमें से जब हम कुछ डिडक्ट करके उसको सोल्ड करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छूट। It is offered in two ways: offering deduction of agreed percentage of list price at the time selling goods is one way of giving discount. Such discount is called as trade discount. Means जब आप सेलिंग के टाइम पे सेलर को जो है ऑफ़र करते हैं डिस्काउंट, उसके सेलिंग प्राइस पे जो लिस्ट प्राइस होती है उस पर हम डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और इसकी हम रिकॉर्डिंग भी नहीं करते हैं अकाउंटिंग में, डायरेक्टली हम माइनस करके दिखा देते हैं। इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर्स एंड बाय होलसेलर टू रिटेलर्स। तो ये बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरर ऑफ़र करता है होलसेलर को या फिर होलसेलर रिटेलर को ऑफ़र करता है। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर्स मे बी गिवन सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू in case if they pay the amount within the stipulated period or earlier. This deduction is given at the time of payment on the amount payable. Hence, it is called as cash discount. Cash discount act as an incentive that encourages promote payment by the debtors. तो बेसिकली आपका डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो कि लिस्ट प्राइस पे डिडक्ट किया जाता है सेलिंग करते वक्त, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ऑफ़र करता है या फिर होलसेलर रिटेलर को ऑफ़र करता है। नेक्स्ट है आपका कैश डिस्काउंट, जो कि आपका चेंज होता रहता है, ये आपका फिक्स नहीं रहता है और इसे हम जब कुछ क्रेडिट में सोल्ड करते हैं तो बेसिकली हम उसमें से डायरेक्टली डिडक्ट नहीं करते बल्कि ऑफ़र करते हैं। तो जब कोई पेमेंट करने आता है तो उसमें वो कैश डिस्काउंट डिडक्ट करके हमें अमाउंट पे करता है। कैश डिस्काउंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ये है कि जब आप मॉल में आपने देखा होगा, अक्सर जब हम कुछ परचेज़ करने जाते हैं किसी ओकेज़न पे, लाइक दिवाली या होली में हम जाते हैं, तो वहाँ पे ऑफ़र चलता होता है कि आप एक लोगे बाय वन गेट वन फ्री का रहता है कि आप एक परचेज़ करोगे तो एक आइटम आपको फ्री मिलेगा। तो बेसिकली ये हमें इनकरेज करने के लिए होता है कि हम परचेज़ करें जा करके, ठीक है। तो बेसिकली ये डेटर्स को इनकरेज करने के लिए लगाया जाता है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट टर्म है आपका गुड्स। द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हम परचेज करते हैं या सोल्ड करते हैं बिजनेस में, वो सब गुड्स कहलाती हैं। गुड्स में भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। गुड्स हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, कोई फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है।
इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर परचेज इट इज़ रिटन एज परचेजेस। तो अकाउंटिंग में जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको एज अ परचेजेस लिखते हैं, और जब गुड्स को हम सोल्ड करते हैं तो उसको हम सेल्स लिखते हैं। इट इज़ रिटन एज अ स्टॉक इफ रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर हम उसको एक साल में सोल्ड नहीं कर पाते हैं तो वो जो गुड्स हमारा नहीं हम सोल्ड कर पाते बच जाता है बिजनेस में, उसी को हम स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है डेटर। अ डेटर इज अ पर्सन, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हु कैन टेक और परचेज एनीथिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनदर पर्सन, कंपनी और फर्म। मीन्स डेटर कोई पर्सन होता है या फिर कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि परचेज करती है एनीथिंग, जो कि कोई भी चीज़ परचेज करती है क्रेडिट पे दूसरे पर्सन या कंपनी या फर्म से। फॉर एग्जाम्पल, राम परचेज फर्नीचर फ्रॉम ABC फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, राम ने फर्नीचर परचेज किया है ABC फर्नीचर से क्रेडिट पे, उधार में। सो राम इज ट्रीटेड एज डेटर फॉर ABC फर्नीचर। तो ABC फर्नीचर के लिए राम एक डेटर है, क्योंकि ये अपनी फ्यूचर में ABC फर्नीचर को कैश देगा जो इसने उधार फर्नीचर खरीदा है। तो बेसिकली डेटर एसेट्स कहलाती है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देती है। तो डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमें फ्यूचर में कैश देता है और प्रेजेंट में वो हमसे उधार कुछ भी खरीदता है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ डेटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन हु कैन गिव और सोल्ड एनीथिंग ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि देता है या बेचता है कोई भी चीज़ क्रेडिट पे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल सोल्ड गुड्स टू XYZ ऑन क्रेडिट। राहुल ने गुड्स बेचा XYZ को क्रेडिट पे। सो राहुल इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर XYZ टिल ही क्लियर ऑल हिज ड्यूज। मीन्स XYZ के लिए XYZ क्रेडिटर कहलाएगा राहुल के लिए जब तक वो अपना सारा पैसा क्लियर नहीं कर देता है। नेक्स्ट है आपका बाउचर। बाउचर इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। मीन्स एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है बाउचर जो कि हमें ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका बिल्स हो गया, ठीक है, बेसिकली ये हमें एक रिटन प्रूफ होता है। नेक्स्ट है आपका गेन। गेन अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस such as sale of fixed assets, winning a court case, appreciation in the value of assets. मीन्स गेन हमारा ऐसा प्रॉफिट होता है जो हमारे लिए इंसिडेंटल होता है, अचानक कहीं से हमको कोई फ़ायदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम कोई कोर्ट केस लड़ रहे थे, उसमें हम जीत जाते हैं, वो बेनिफिट मिलता है। या फिर हमारी कोई फिक्स्ड एसेट्स थी जिसको हम बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदते हैं, फिर भी हम उसको बेचते हैं, हमें थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो वो हमारा गेन कहलाता है। मीन्स अचानक से जब कोई फ़ायदा हमें बिजनेस में होता है तो वो हमारा गेन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली जब हम अपने बिजनेस में, मीन्स जब कोई ओनर अपने बिजनेस की कैश या फिर कोई गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। मीन्स विड्रॉ ऑफ कैश और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। मीन्स बिजनेस के गुड्स को या कैश को जब कोई ओनर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ओनर विड्रॉ 2000 रुपीज़ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, सो 2000 रुपीज़ इज ट्रीटेड एज ड्राइंग इन बिजनेस। आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टर्म को लेकर के तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe for more content. And also, if you have any doubt about any term of accounting, please comment.